जब पूरा देश अहिंसा की बात कर रहा था तब सिर्फ एक आदमी था जो कहता था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मैं बात कर रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस जी की, जिससे पूरा देश और पूरा ब्रिटिश एम्पायर स्टैंड करता था। 23 जनवरी 1897 कटक ओडिशा में एक बहुत ही साधारण और बंगाली परिवार में एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। और ऐसा बच्चा जो बचपन से सवाल किया करता था, क्या ये अंग्रेजों का राज भगवान का कानून है। नेताजी अपने समय के बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसी टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी करी है। फिर उनकी नौकरी लगती है ICS ऑफिसर में। फिर वो नौकरी छोड़ देते हैं क्योंकि उनका कहना था कि कुर्सी से ज्यादा हमारे लिए देश जरूरी है। 1921 में गांधी जी के इन्फ्लुएंस में आकर सुभाष चंद्र बोस जी अपनी ICS की नौकरी को छोड़ देते हैं और बाद में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और वो पूरी तरह से फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिव हो जाते हैं। और आगे चलकर उनको 1938 में हरिपुरा सेशन के उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाता है और वहीं आगे चलकर फिर उनको 1939 में फिर से प्रेसिडेंट बनाया जाता है और बाद में वो कुछ इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से वो रिजाइन दे देते हैं। गांधी जी और नेताजी का सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल क्लैश था। नेताजी का मानना था आजादी की लड़ाई अर्जियों से नहीं लड़ी जाती है, ताकत का जवाब ताकत से देना पड़ता है। यहीं से जन्म होता है आजाद हिंद फौज, जिसमें INA का फॉर्मेशन किया जाता है, रानी झांसी के रेजिमेंट्स को शामिल किया जाता है जिसमें बहुत सारी महिला सैनिक होती है। नारा जय हिंद का दिया जाता है, अंडमान निकोबार का नाम बदलकर शहीद स्वराज कर दिया जाता है। दरअसल ये एक सोच थी कि भारत खुद आजाद हो सकता है। 1943 से 1944 के समय जब वर्ल्ड वॉर अपने पीक पर था तभी नेताजी ने एक नारा दिया था दिल्ली चलो का, और ये बात सिर्फ दिल्ली पहुंचने की नहीं हो रही थी। दरअसल ये ब्रिटिश राज के खिलाफ एक खुला चैलेंज था, क्योंकि नेताजी जानते थे अगर आजाद हिंद के फौज भारत के रास्ते या बर्मा के रास्ते अगर भारत घुसते हैं तो देश के अंदर अंग्रेजों की पकड़ हिल सकती है। इसीलिए टारगेट बना इम्फाल और कोहिमा, जो कि एक बहुत ही बड़ा सेंटर है, डेटा सेंटर है। तेज बारिश और जंगल पहाड़ों जैसी चीजों से जूझते हुए INA और जापानीज फौज आगे की ओर बढ़ती रहती है। दरअसल उन्हें खाने की कमी और थकान, मलेरिया जैसी चीजों से भी जूझना पड़ रहा था। धीरे धीरे जापानीज सपोर्ट पूरी तरह से कमजोर पड़ने लग जाती है और वर्ल्ड वॉर का पलड़ा भी बदलने लग जाता है और INA पूरी तरह पीछे हट जाती है। अब जैसे ये चीज ब्रिटिश आर्मी के इंडियन सोल्जर्स देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडियन लोग ही बूते उठा रहे हैं, और शायद इसी का असर भी था कि इंडियन नेवी और सोल्जर्स में बगावत हुई थी, क्योंकि दिल्ली चलो का नारा सिर्फ दिल्ली तक पहुंचे या ना पहुंचे लेकिन अंग्रेजों के मन तक जरूर पहुंच गई थी। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है और जापान पूरी तरह से हार रहा होता है, तभी एक न्यूज आती है 18 अगस्त 1945 को कि ताइवान में एक प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस जी शहीद हो गए। इसी वजह से नेताजी आज तक मर नहीं पाए, क्योंकि वो हिंदुस्तानियों के दिल में बसते हैं जो आजादी की कीमत समझता है। जब हम आजाद हिंद भारत में खुली सांस लेते हैं तो केवल ये उन लोगों की वजह से जो उस समय बंदूक उठाने से डरे नहीं थे। नेताजी का अंत भले ही एक रहस्यमयी चीज हो, लेकिन इसका असर बहुत ही गहरा है। आजाद हिंद के फौजियों ने ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी ताकत तोड़ी थी और वो थी हिंदुस्तान के सैनिक। यहाँ प्लेन क्रैश हुआ है, कोई कहता है कि सोवियत यूनियन चले गए नेताजी, और कोई कहता है कि नेताजी गुमनामी में जीवन जी रहे थे। जनता भारत के लोग ये पूछते हैं कि नेताजी अगर सच में मर चुके हैं, उनकी फाइल्स को 70 साल तक बंद क्यों रखी गई। क्योंकि देखो, सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं इतिहास के जो सरकारों को भी हिला कर रख देते हैं।